स्टेट्स ऑफ मैटर का लास्ट लेक्चर है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो है मैं इसके अंदर आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग देता हूँ आपके यूएचएस के सिलेबस के ऊपर जो है बच्चों। इसमें सॉलिड वाला पोर्शन जो है वो भी एक जनरल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं वो आपने उसके स्ट्रक्चर बताने हैं। अब स्ट्रक्चर कौन कौन से बताने हैं वो तो हमारी बुक 1 में भी स्ट्रक्चर्स हैं और बुक 2 के अंदर भी हैं, लेकिन जितना बुक 1 में दिया हुआ था डाटा वो हमने आप लोगों तक पहुंचा दिया था। अब उसके बाद जो सेकंड उसमें चैप्टर बचा हुआ है गैसियस स्टेट वाला, अगर आप सिलेबस को देखते हैं तो गैसियस स्टेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ सिलेबस के अंदर, जस्ट लिखा हुआ है जनरल गैस इक्वेशन PV = nRT। अब इस साल जब सिलेबस दोबारा अपडेट होके आएगा तो इसके अंदर वो टॉपिक को नॉमिनेट करेगा कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो आपने गैसियस स्टेट में से करने हैं। तो हमने भी जितना कुछ सिलेबस में लिखा हुआ है उतना कुछ ही आपको बताना है, चाहे वो एक टॉपिक लिखा हुआ है चाहे 2 लिखे हुए हैं। तो गैसियस स्टेट के अंदर जस्ट एक टॉपिक है, उसी टॉपिक को हम पढ़ने के बाद जो है इस यूनिट को जो है वो क्लोज कर देंगे। इसका लास्ट लेक्चर है। इससे पहले जो है आप लोगों तक लेक्चर मैंने डिलीवर किए हैं, उसमें स्ट्रक्चर थे और टेबुलर फॉर्म के अंदर इनका कंपैरिजन था और उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे या उसके अंदर डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट्स थे या ब्रिटलनेस थी, वो सारा डाटा आप लोगों तक पहुंच चुका है। तो वही बात कि गैसियस स्टेट है, इसके अंदर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, पूछते रहते हैं कि इसमें से कौन से टॉपिक्स करने हैं। तो जो उसने सिलेबस में लिखा हुआ है फिलहाल तो हम इस लेक्चर के अंदर उसी बात को, बेसिक सी बात है उसी को हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो है जब सिलेबस अपडेट होकर आएगा तो उसमें अगर कोई एडिशन ओमिशन होती है तो फिर बाद में जो है हम उसको ऐड अप कर लेंगे। तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हमारी बुक के अंदर 2 टाइप्स के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो अगर तो उसमें ज़्यादा पोलैरिटी है या स्पेशल केस है पोलैरिटी का तो उसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी और सेकंड टाइप उसमें बनेगी डायपोल डायपोल फोर्सेज। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल फोर्सेज एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर LDF फोर्सेज होंगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज एग्जिस्ट करेंगी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर। अगर हम इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, जो आपको लास्ट लेक्चर सेंड किया था मैंने उसके अंदर आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का ओवरऑल दूसरे सॉलिड के साथ कंपैरिजन किया था कि किसके मेल्टिंग पॉइंट्स लो होंगे किसके हाई होंगे। यहाँ पर जस्ट कंपैरिजन इनका आपस में है, पोलर का नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के साथ कंपैरिजन है। हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कस की थी। इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल फोर्सेस दोनों जो हैं ये फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं एज कंपेयर टू LDF फोर्सेस। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज़्यादा होंगे। आपने यहाँ पर मेंशन करना है। ये डायरेक्ट एक कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं बन सकता लेकिन ऑप्शन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब अगर हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल फोर्सेज हैं, इसमें सारे कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स आप पढ़ते हैं उसमें ग्लूकोज है, कॉमन सी एग्जांपल है, शुगर है, फ्रक्टोज है, आइस है, ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की एग्जांपल्स में आते हैं। ग्लूकोज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, शुगर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फ्रक्टोज में है, गैलेक्टोज में है, माल्टोज में है, ये सारे जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। आइस है तो आइस का स्ट्रक्चर जब बनता है तो वहां पर भी हम कहते हैं कि उसकी हेक्सागोनल जो हमारे पास ज्योमेट्री बनती है उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो तब जाकर हेक्सागोन उसका डिवेल्प होता है। तो ये ऐसे सॉलिड है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डायपोल डायपोल फोर्सेज हैं। अगर हम सेकंड साइड की बात करते हैं जिसमें LDF फोर्सेज हैं, इसमें आयोडीन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ड्राई आइस जिसको हम सॉलिड CO2 का नाम देते हैं, ये पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। सॉलिड CO2 या ड्राई आइस इसके अंदर भी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे। सल्फर जो है वो उसकी एलिमेंटल फॉर्म जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट और बाय नेचर जो है वो S8 की फॉर्म में उसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, S8 की फॉर्म में होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पर बुक्स में तो नहीं मिलता लेकिन P4 का स्ट्रक्चर मिल जाता है सेकेंड ईयर की बुक के अंदर जो है। तो सल्फर बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेचर S8 की फॉर्म में होता है और फास्फोरस जो है ये P4 की फॉर्म में होता है। S8 और P4 ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं। नेक्स्ट नेफ्थालीन लिखा हुआ है तो नेफ्थालीन भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर
सॉलिड में आता है इसके अंदर। अब यहाँ से क्वेश्चन आपने खुद बना लेना है कि कौन से पोलर में आते हैं, कौन से नॉन पोलर में आते हैं, तो इजी क्वेश्चन बन जाता है। और ड्राई आइस सॉलिड CO2 वाला पोर्शन जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम कंपैरिजन करें ओवरऑल जो हमने टेबल इसका आप लोगों तक पहुंचाया हुआ है, डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर जो है, डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर के अंदर आप देखें तो कोवलेंट सॉलिड जो हैं इनके केज लाइक या 3 डायमेंशनल एक्सपेंडेड नेटवर्क स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हाईएस्ट होते हैं। तो इनका डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर ये बनता है कोवलेंट सॉलिड्स, उसके बाद सेकंड नंबर पे आयोनिक सॉलिड, फिर नेक्स्ट आते हैं मेटेलिक सॉलिड, और लीस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट्स आते हैं वो मॉलिक्यूलर सॉलिड के आते हैं। ये तो बात हमें बिल्कुल क्लियर है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो हैं इनके अंदर तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं होती, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्सेज होती हैं वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो कंपैरेटिवली जो है या रिलेटिवली वो वीक होती हैं एज कंपेयर टू पर्टिकुलर बॉन्डिंग जो है, जिसमें मेटेलिक बॉन्डिंग है, आयोनिक बॉन्डिंग है और कोवेलेंट बॉन्डिंग है इसके अंदर। तो हमें इसकी रीजन में नहीं जाना, आपने जस्ट ऑर्डर लिखना है, ये इसका डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर बन जाता है इसके अंदर जो है। और लास्ट में ये ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ये बात भी हमारे से स्किप हो गई थी, आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। ये बातें हमारे सिलेबस का हिस्सा है इसके अंदर, जो नया सिलेबस है इसके अंदर आयोडीन, NaCl, आइस, ड्राई आइस और डायमंड जो है इनके स्ट्रक्चर सेम है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आयोडीन भी FCC में होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, NaCl का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था वो भी सेम इसी टाइप से बिलोंग करता है। आइस का ओवरऑल स्ट्रक्चर वो भी हमारे पास रिजेंबलेंस शो करता है डायमंड के साथ, और डायमंड का स्ट्रक्चर FCC है। ड्राई आइस का स्ट्रक्चर हमारी बुक में लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन ये क्योंकि वर्ड या हमारे पास जो टाइप है या मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर ये दिया हुआ है तो आप इसको भी ऐड अप कर लेते हैं। ड्राई आइस और डायमंड जो है मीन के ये 5 स्ट्रक्चर हैं जिनकी हमारे पास टाइप सेम है FCC। क्यूबिक की फर्दर आगे डिवीजन होती है, जो क्यूब होता है उसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूब भी होता है, उसमें FCC भी होता है और उसमें परमिटिव क्यूब भी होता है। तो हमारा कंसर्न अपने इन स्ट्रक्चर के साथ है। तो ये 5 स्ट्रक्चर जो हैं ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसियस स्टेट की। वही बात जो मैंने आपको स्टार्ट के अंदर समझाई है कि गैसियस स्टेट जो है इसमें कोई हमें क्लियर नहीं है कि हमने कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर सिलेबस के अंदर कोई चीज़ हमें क्लियर होती है फर्दर 2020 वाले सिलेबस के अंदर तो उसको हम दोबारा लाजमी जो है ऐड अप करेंगे इस लेक्चर के अंदर जो है। लेकिन यहाँ तक जो हमें ज़रूरत है सिलेबस की उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पर लिखा हुआ है PV = NRT। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत इसके अंदर लॉस को जो है वो साथ में ऐड अप किया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट लॉ है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर when temperature and number of moles remains constant। सेकेंड लॉ है इसके अंदर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर when pressure and number of moles remains constant। और थर्ड है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स when pressure and temperature remains constant। अगर आप लोग इसको मैथमेटिकली देखते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करते हैं, तो मैथमेटिक्स का रूल है कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए आप वहां पर कांस्टेंट को ऐड अप करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, इक्वल में चेंज हो जाता है, V = K/P, ये हो जाएगा V = KT और ये V = KN बन जाता है। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं प्रेशर को, तो ये बनता है PV = K। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है ये कांस्टेंट रहता है। V/T की रेशो कांस्टेंट रहती है, V/N की रेशो ये भी कांस्टेंट रहती है। अगर हम दो डिफरेंट तो उसमें कंडीशन के ऊपर बात करते हैं तो इसकी एक फाइनल फॉर्म बनती है, दूसरी हमारे पास इनिशियल फॉर्म बनती है। P1V1 = P2V2 एंड V1/T1 = V2/T2, ये हमारे पास सेकंड लॉ की फाइनल फॉर्म है। और लास्ट में एवोगैड्रोस लॉ है V1/N1 = V2/N2, ये थर्ड लॉ की हमारे पास फाइनल फॉर्म बनती है। इन फॉर्म का आपने ध्यान करना है। हम इन्हीं लॉज को कंबाइन करने के बाद जो है एक इक्वेशन बनाते होते हैं, उस इक्वेशन को हम जनरल गैस इक्वेशन का नाम देते होते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने चेंज किया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, मीन के जो स्टेटमेंट है या जो आपको टॉपिक दिया हुआ है। तो फर्स्ट इसमें MCQs है विच इज आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें से कौन सी आइडियल गैस इक्वेशन है इसके अंदर? अल्फा ऑप्शन में है PV = NRT,
बीटा में है PV इज इक्वल टू RT, चार्ली ऑप्शन में है P1 V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2, और डेल्टा ऑप्शन में है ऑल ऑफ दीज जो है। अगर बच्चों देखें हम इन तीनों लॉज को जब कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है PV इज इक्वल टू nRT। इसको हम जनरल गैस इक्वेशन का नाम देते हैं, और N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे पास ओवरऑल जनरल गैस इक्वेशन है अल्फा जो है। अगर आप 1 मोल के लिए बात करेंगे तो 1 मोल के लिए N1 हो जाएगा, तो इक्वेशन बनती है PV इज इक्वल टू RT। ये इक्वेशन भी करेक्ट है, और डेल्टा में इस इक्वेशन की फाइनल फॉर्म है P1 V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2। तो राइट ऑप्शन इसमें बनता है डेल्टा। ये तीनों फॉर्म जो हैं जनरल गैस इक्वेशन की करेक्ट हैं। कोई N मोल के लिए है, कोई 1 मोल के लिए है, और कोई ऑप्शन जो है उसकी फाइनल और इनिशियल फॉर्म को इंडिकेट करता है। डेल्टा हमारे पास राइट ऑप्शन बन जाती है। अब इसमें से क्वेश्चन और तरह कैलकुलेशन भी आ सकती है। पास्ट पेपर में कैलकुलेशन आपके दी भी हुई है, जिसमें PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन आप यूज करके उसका आंसर जो है वो कैलकुलेट करती हैं। इसमें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस 2 टाइम, प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस 2 टाइम, इनिशियल वॉल्यूम इज V, देन फाइनल वॉल्यूम विल बी। अल्फा ऑप्शन है V/2, बीटा ऑप्शन है 2V, चार्ली ऑप्शन है V/4, और डेल्टा ऑप्शन है V। देखिए इसका एक सिंपल सा मेथड है, अगर आप कैलकुलेशन नहीं भी करते, नीचे मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिखी भी हुई है, PV इज इक्वल टू nRT लिखा हुआ है। इस PV इज इक्वल टू nRT को देखें तो हमने वॉल्यूम की कैलकुलेशन करनी है। अगर आपने वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है तो जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो प्रेशर यहाँ पर आके डिवाइड हो जाता है। इसमें देखो अगर आप स्टेटमेंट में देखें तो टेम्परेचर भी इक्वली इंक्रीज किया हुआ है और प्रेशर भी इक्वली इंक्रीज किया हुआ है। हमें किसी भी इक्वेशन के अंदर कैलकुलेशन या कैलकुलेटर करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल गैस इक्वेशन के अंदर जब भी आपने वॉल्यूम को फाइंड आउट करना होता है तो आप लोग ये देखा करें कि क्या स्टेटमेंट के अंदर इक्वली टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज किया हुआ है। अगर इक्वली टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज किया हुआ है तो इट्स मीन कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आप इस इक्वेशन से आप इस बात को इसको प्रूव भी कर सकते हैं nRT/P से जो है। अगर वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर को इक्वली इंक्रीज कर दें और प्रेशर को भी आप इक्वली इंक्रीज कर दें, तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो V ही रहना है। डेल्टा राइट ऑप्शन है। इस स्टेटमेंट को दोबारा मैं इसमें बोलता हूँ, आप लोग नोट डाउन करेंगे। जब आपने वॉल्यूम की कैलकुलेशन करनी हो, टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम इक्वली डिक्रीज करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सेकंड स्टेटमेंट, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को इक्वली इंक्रीज करते हैं तब भी फाइनल वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। हाँ, अगर उसके अंदर वेरिएशन है, वो डिफरेंट हमारे पास वे के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज किए होते हैं, फिर आप इसके अंदर ऐड अप करने के बाद टेम्परेचर की वैल्यू और प्रेशर की वैल्यू देखेंगे, वॉल्यूम हाफ होता है, 2 टाइम बढ़ता है। तो इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए तो फाइनल वॉल्यूम सेम या रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा राइट ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट इसी इक्वेशन में हम आते हैं PV इज इक्वल टू nRT के अंदर। PV इज इक्वल टू nRT के अंदर एक हमारा टॉपिक है R का, जिसको हम नाम देते हैं जनरल गैस कांस्टेंट जो है। अब जनरल गैस कांस्टेंट की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो बुक में पैराग्राफ में लिखी हुई है, वो आप वहां से देख लेंगे। मैं सिंपली यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ। क्वेश्चन के अंदर जनरल गैस कांस्टेंट जो है उसका क्वेश्चन बना हुआ है, वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स ऑन। जो R की वैल्यूज है हमारी बुक में, इसकी 7 वैल्यूज दी हुई हैं। आप 1 बाय 1 देख लें बुक के अंदर। इसकी 7 वैल्यू हमारी बुक में R की गिवन है। पूछा हुआ ये है कि R की वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अल्फा ऑप्शन में प्रेशर, बीटा ऑप्शन में टेम्परेचर, चार्ली ऑप्शन में यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, और डेल्टा ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप उन वैल्यूज को देखते हैं तो बच्चों R की वैल्यूज डिपेंड करती होती हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के ऊपर। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में प्रेशर भी आएगा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के अंदर टेम्परेचर भी आता है, और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी आते हैं। यहां से हम अल्फा, बीटा और डेल्टा के अंदर किसी को एक जो है ऑप्शन जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते। हमारा जो बेस्ट आंसर बनता है वो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स बनेगा। जिस यूनिट्स के अंदर आप मेजर कर रहे होंगे, प्रेशर के यूनिट्स हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, वो STP यूनिट भी हैं, वो उसमें SI यूनिट्स भी हैं। टेम्परेचर है उसके अंदर सेल्सियस के अंदर भी है, उसको आप STP के ऊपर भी लेते हैं, RTP के ऊपर भी हमारे पास वैल्यू दी हुई है, केल्विन के अंदर भी हैं। तो वैल्यूज ऑफ R जो है वो डिपेंड करती होती हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के ऊपर जो है। इसी बेस के ऊपर हमारी बुक में R की 7 वैल्यूज बनती हैं। उन वैल्यूज को आप बुक से देखेंगे, और यहाँ पर हम इस इक्वेशन में दोबारा चलते हैं R के ऊपर जो है। R में देखें, R की जो इक्वेशन बनती है PV/NT बन जाता है। इसमें होता यह कि कोई भी आइडियल गैस जो है
उसका टेम्परेचर अगर आपने 1 केल्विन इंक्रीज करना हो तो उसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम आर का नाम देते होते हैं। आर बेसिकली ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये जनरल गैस इक्वेशन में तो आ गई यहाँ पर जो है। अब उसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसकी स्टेटमेंट अगर आपके क्वेश्चन बन के आ जाता है तो आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी आइडियल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम आर के अंदर इंडिकेट करते हैं। आर जो है ये बेसिकली एनर्जी की वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो बुक में इसका कंप्लीट पैराग्राफ लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ आर के अंदर, आप वहां से इसको दोबारा रीड आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए, सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर कोई एम कैट के अंदर हम डेरिवेशन नहीं करते होते, डेरिवेशंस के क्वेश्चन बना लेते होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर एस आई वैल्यू ऑफ आर। अल्फा ऑप्शन में है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब ATM पर केल्विन पर मोल। बीटा ऑप्शन में है 8.3143 जाउल पर केल्विन पर मोल। और चार्ली ऑप्शन में है 1.989 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। और डेल्टा ऑप्शन में है 62,400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन और पर मोल जो है। ये सारी आर की वैल्यू जो लिखी हुई है ऑप्शन के अंदर सारी करेक्ट है, लेकिन उसने आपसे पूछा हुआ SI वैल्यूज हैं और SI वैल्यू जो आर की बनती है वो बनेगी 8.3143 जाउल पर केल्विन पर मोल। ये हमारे पास SI वैल्यू है। और मोस्टली बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, वो अल्फा जो हमारे पास वैल्यू है इसको इंडिकेट कर देते हैं। तो अल्फा बच्चों ये हमारे पास SI वैल्यू नहीं है, अल्फा वैल्यू तो करेक्ट है। आप लोग इसको FSC के अंदर बार बार पढ़ते हैं और यही वैल्यू बच्चों को याद भी होती है, लेकिन अल्फा वाली जो वैल्यू है ये STP के ऊपर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर दी हुई है। ये वैल्यू जो है ये SI वैल्यू नहीं है। SI वैल्यू के अंदर प्रेशर जो है आप उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेते हैं और साथ में टेम्परेचर को आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वैल्यूज के अंदर वो बीटा बन जाएगा। 8.3143 जाउल पर केल्विन पर मोल इज द SI वैल्यू फॉर आर जो है। इसमें देखो जाउल एनर्जी का यूनिट है, 1 मोल गैस है पर मोल और उसका टेम्परेचर आपने पर केल्विन इंक्रीज किया वो, तो इसके लिए इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है। ये कैलोरी के लिए है, ये टॉर के अंदर है और साथ में सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमारा राइट ऑप्शन बीटा बनता है। नेक्स्ट आ जाए PV इज इक्वल टू NRT। इसको हम इस फॉर्म के अंदर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। PV इज इक्वल टू M/M जो है गिवन मैस ओवर मोलर मैस इनटू RT। इस N को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर M यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई है, एक फैक्टर को आप डिनोमिनेटर में चेंज कर दें और जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अंदर। ये बनेगा PM/M/V इंटू RT। देन PM इज इक्वल टू DRT और D जो है वो PM/RT के। डेंसिटी जो है गैसेस की वो इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिंपल इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है इसमें आपको पता होना चाहिए डेंसिटी किस फैक्टर के डायरेक्टली रिलेट करती है और किसके इनवर्सली रिलेट करती है। डेंसिटी रिलेट करती है डायरेक्टली टू प्रेशर, डेंसिटी रिलेट करती है मोलर मैस के डायरेक्टली रिलेट करती है और डेंसिटी टेम्परेचर के इनवर्सली रिलेट करती है। इतना ही टॉपिक है गैस की स्टेट के अंदर जो सिलेबस में दिया हुआ है। आप लोग यहाँ तक इसके ऊपर काम करें, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी हमारे पास सिलेबस के अंदर चेंजिंग्स आती हैं तो उसको हम दोबारा जो है क्लासेस के अंदर लाजमी पढ़ेंगे। आपका यूनिट 2 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है बच्चों यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर टॉपिक्स आपने कौन से करने हैं। अगर आप यूनिट नंबर 2 का स्टेट्स ऑफ मैटर का फर्स्ट लेक्चर सुनते हैं तो उसके स्टार्ट के अंदर आपको ये बताया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने करने हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का टॉपिक जो है वो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में दिया हुआ है, लेकिन वो चैप्टर 4 में था तो हम चैप्टर 4 ही स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ रहे थे तो हमने इसके अंदर उसको पढ़ा था। आप लोगों के पास ये चांस है कि आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को यूनिट नंबर 2 के अंदर भी तैयार करके उसका टेस्ट दें और जब केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट होगा तो आप वहां पर उसको रिवाइज करने के बाद दोबारा टेस्ट दे देंगे इसके अंदर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आपने इस यूनिट के अंदर भी तैयार करना है। बाकी टॉपिक्स जो इस यूनिट का हिस्सा हैं जिसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, उनको देखें। तो मैक्सिमम हमने आप लोगों तक इसका जो डाटा है वो डिलीवर कर दिया है। तो आपका ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया है और आपको नोटिफाई करने के बाद ग्रुप्स के अंदर इसका टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।